મારા ભાઈએ મંચ ઉપરથી મારું એટલું સુંદર પરિચય આપ્યો અને એટલું સુંદર મારું ઇન્ટ્રોડક્શન આપ્યું. અને એ પરિચય સંસ્કૃતિ, સભ્યતા, ધર્મને લઈને હતો. પણ જે મારો મેઇન પરિચય છે, મને લાગ્યું થોડુંક ભાઈએ મારી સેક્યુલર ટાઈપનો પરિચય આપ્યો. જો હું સેક્યુલર બિલકુલ નથી. આઈ એમ અ પ્રાઉડ હિન્દુ એન્ડ આઈ એમ એન અનઅપોલોજેટિક હિન્દુ. અને મને સેક્યુલર બનવું બી નથી. 800 વર્ષ સુધી મારા પુરખાઓએ બલિદાન આપ્યું છે, એટલે નથી આપ્યું કે હું સેક્યુલર બનું. એને બલિદાન એટલે આપ્યું છે કે હું હિન્દુ બની રહું. એટલે मेरा परिचय भाई ने दिया है सेक्युलर. अब मेरा परिचय मैं खुद दे रही हूं, और जो मैं अपना परिचय दूंगी वो परिचय मैं सिर्फ मेरा नहीं दे रही हूं, इस सभागार में उपस्थित प्रत्येक हिंदू का परिचय दे रही हूं, विश्व के प्रत्येक हिंदुओं का परिचय दे रही हूं, भारत के प्रत्येक हिंदुओं का परिचय दे रही हूं कि कौन हूं मैं. फिर से कह रही हूं, जब जब मेरी बात में मैं आएगा तो समझिएगा कि मैं आप सबकी बात कर रही हूं. इस सभागार में उपस्थित प्रत्येक माताओं, बहनों की और भाइयों की बात कर रही हूं, बच्चों की बात कर रही हूं कि कौन हूं मैं. कि प्रणाम, मैं हिंदू हूं. प्रणाम, मैं हिंदू हूं. रुद्राक्ष की माला मैं भी मैं हूं. कृपान, कटार और भाला मैं भी मैं हूं. श्वेत भी हूं और शुद्ध भी मैं हूं. विरोध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूं. इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूं. अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूं कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूं. प्रणाम, मैं हिंदू हूं. चिता की अग्नि, गंगा का पानी. चिता की अग्नि, गंगा का पानी. सप्त ऋषियों सा ब्रह्म ज्ञानी भी मैं हूं. सियावर राम का हनुमान भी मैं हूं. भोला हूं. हिंदू बिचारो आपड़ो भोड़ो. भोला हूं, सरल हूं, तुम्हारा मित्र भी मैं हूं. घोल भी दूं तुमको और घुल भी जाऊं तुम में. कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूं कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूं. प्रणाम, मैं हिंदू हूं. प्रणाम का भाव भी मैं हूं. प्रणाम का भाव भी मैं हूं. आक्रमण का घाव भी मैं हूं. सहनशील, स्थिर और शांत भी मैं हूं. देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूं. शक्ति, भक्ति, ना थकती क्रांति भी मैं हूं. तूफान हूं और तूफान से पहले की शांति भी मैं हूं कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूं. प्रणाम, मैं हिंदू हूं. और क्योंकि आज हमारा विषय जो है वो भारतीय संस्कृति, रक्षा और भविष्य निर्माण में महिलाओं की भूमिका. क्या है भारत? क्या है भारत की भूमि? कोई जमीन का टुकड़ा थोड़ी है ये भारत. माँ है मेरी. इस भारत की संस्कृति जो है, उस संस्कृति का मूल स्वभाव क्या है? ये संस्कृति का मूल स्वभाव है सनातन धर्म संस्कृति. भारत भारत इसीलिए है, हम इसको वीर भोग्य वसुंधरा कहते हैं. वो इसीलिए भारत है क्योंकि इस महान भारत को भारत बनाए रखने के लिए हजारों वर्षों तक हमारे संतों, महंतों ने, राजा रजवाड़ों ने, योद्धाओं ने, नारी, पुरुष, बच्चे, सबने बलिदान दिया कि जो ये एक भारत हमें मिला है, इसकी जो मूल स्वभाव है, इसकी जो मूल संस्कृति है, उसको हम संभाल के रखें. और ये मैं नहीं कह रही हूं, हमारे वेद खुद कहते कि यदि इस संस्कृति की रक्षा कोई कर सकता है तो उस आर्य भूमि की आर्य वीरा ही इस संस्कृति की रक्षा कर सकती है. हमारे वेदों में लिखा है कि माता निर्माता भवति. भविष्य की पीढ़ी की जन्मदात्री माता होती है. माता का कार्य होता है कि एक समाज को सही दिशा और दशा देने का दायित्व उस माता का होता है. और आज जब हम भविष्य निर्माण में महिलाओं की भूमिकाओं पर चर्चा कर रहे हैं तो क्या होनी चाहिए महिलाओं की भूमिका? बहुत सारी समस्या. आज क्यों हमें ये विषय पे चर्चा करने की आवश्यकता पड़ी जबकि इतनी महान भूमि है. यहाँ इस महान भूमि पर योद्धा नारियों ने जन्म लिया है और उन योद्धा नारियों ने प्राणों का बलिदान दिया है, आहुतियां दी है, रक्त रंजित हुई है यहाँ की भूमियां योद्धा नारियों के रक्त से. तो फिर आज ये ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि हमें भविष्य निर्माण में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा करनी है, हमें भारतीय संस्कृति पर चर्चा करनी है? क्यों?
क्योंकि घात हो रहे इस संस्कृति पर। माता ही अगर निर्माता न बनकर, माता ही वो जो रियल योद्धा नारी ना बनकर रील वाली माता बन जाए तो समस्या उत्पन्न होगी समाज में। और इस समस्या को उत्पन्न होने के बाद में जब हम देखते हैं कि उसका ही बच्चा, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसी का बच्चा जब गलत रास्ते पे जाता है, तो इसमें सबसे पहले जिम्मेदारी किसकी रहती है? मनुस्मृति यदि आप पढ़ेंगे तो मनुस्मृति में लिखा है, अच्छा वो ये अंग्रेजों वाली और कम्युनिस्ट वाली ट्रांसलेट करी हुई मनुस्मृति को मत पढ़िए, आप महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा जो कहा गया है आप वो मनुस्मृति को पढ़िए। वो मनुस्मृति क्या कहती है कि एक महिला, ये शक्ति की भूमि है। हम अभी गढ़वी भाई से बात कर रहे थे, उन्होंने एग्जैक्टली मेरे मन की बात मेरे साथ शेयर करी कि ये भारत भूमि तो शक्ति की भूमि है, और इसी भूमि पर जब शक्ति का वो स्वरूप हम देखते हैं तो मन में कहीं ना कहीं पीड़ा होती है। मनुस्मृति में कहा गया है कि एक महिला जो है वो किसी भी देश को डेवलप भी कर सकती है और डिस्ट्रॉय भी कर सकती है, किसी भी समाज को डेवलप भी कर सकती है और उसका विनाश भी कर सकती है। महिलाओं में इतनी शक्ति होती है, पर वोकिज्म और कल्चरल मार्क्सिज्म ने वो जगह ले ली हमारे बीच में। फेमिनिस्ट कहकर जो महिलाएं हाथ में झंडा पकड़कर आगे निकल रही है, हमें दिक्कत नहीं है, मगर डेफिनेशन कैसे बदली गई, नैरेटिव कैसे बदला गया कि इस महान भूमि पर जब आज हम गुजरात में बैठ के चर्चा करते हैं तो हमने भी यहाँ पे रानी रूपबा के विषय में सुना, रानी नायिका देवी के शौर्य को हमने जाना। इन महान नारियों की भूमि पर भी आज जब हम देखते हैं कि माताएं रील माता हो गई है और वो खुद ही रील बना रही है, अपने बच्चों के साथ मिलकर वैसी रील बना रही है। और कुछ कुछ रील्स तो मैं ऐसी देखती हूँ जब स्क्रॉल करते हैं कि 13-14 साल के लड़के के साथ विभत्स रील माता बना रही है क्योंकि उसको लाइक्स, व्यूज, फॉलोअर्स मिल जाए। अब आप देखो हमारा समाज किस ओर जा रहा है। हम इस महान मातृभूमि में हमारे जो पूर्वजों ने बलिदान दिया था, क्या इसलिए दिया था कि ये हमारी आने वाली पीढ़ियां ये करेगी? रानी पद्मिनी माता ने 16,000 रानियों के साथ जौहर कुंड में कूदकर अपने शरीर का बलिदान दिया, त्याग किया। क्यों किया? क्या इसलिए किया कि ये आने वाली पीढ़ियां ये काम करेगी? किसी मलेच्छे की गंदी नजर तो छोड़ो, वो उसको छू भी ना पाए उसकी अस्थियों को, इसलिए रानी सा ने जौहर किया था। और आज हमारी वही बेटियां हंसते हंसते इंस्टाग्राम पर कपड़े बदल रही है। पहले कपड़े बंद कमरों में बदले जाते थे, पहले कपड़े हम बाथरूम में बदलते थे, ड्रेसिंग रूम में कपड़े बदलते थे। आजकल कपड़े बदलने का नया क्या हो गया है, लोग इंस्टाग्राम पे कपड़े बदल रहे हैं। तब मन में पीड़ा आती है कि ये सब हमारा समाज सीख कहां से रह रहा है, उसको कौन सिखा रहा है ये सारी बातें? तो कौन सिखाता है? कौन है इसके मूल सूत्रधार? कौन गलत दिशा में ले जा रहा है? देखो, चोर का काम है चोरी करना, वो तो चोरी करेगा ही, गलती उसकी है जो अपना घर खुला छोड़ रहा है। हमने आजादी के नाम पर, मॉडर्न होने के नाम पर, देखो सनातन धर्म से बड़ा मॉडर्न समाज कोई है नहीं, भारत से बड़ा मॉडर्न देश कोई नहीं है। हमने तो सभ्यताओं को स्वीकारा है, जो जैसा है उस रूप में स्वीकारा, और हमने तो सबको फ्रीडम दी है। सबसे ज्यादा लिबरल तो हम लोग हैं, मगर हमें अब क्या दिखा दिया जाता है? हम ऑर्थोडॉक्स हैं, हम कंजर्वेटिव है। और यदि हमारी कोई बच्ची गलत राह पर है और उस बच्ची को यदि बोलने का कोई साहस समाज में उठ के कर देगा, तो जो बोल रहा है वो कंजर्वेटिव हो गया, वो मॉडर्न है। क्या मॉडर्न होने की डेफिनेशन ये हो गई है कि आप खुलेआम इंस्टाग्राम पर आकर चोली और घाघरा पहन रही हो और नग्नता पिरोस रही हो? ये आया कहां से? ये सीखा कहां से? कोई और ने थोड़ी आके सिखाया, हमारे अपने लोगों ने सिखाया। मैं अक्सर, मेरा जो कार्य क्षेत्र है वो है लव जिहाद, भूमि अतिक्रमण, धर्मांतरण, इन विषयों पर हम कार्य करते हैं, मगर महिला सम्मान और सुरक्षा भी हमारा विषय है, कुटुंब प्रबोधन हमारा विषय है, फैमिली कोर्ट्स बढ़ रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर डिवोर्स हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? समाज को हम कैसे संभालेंगे? उज्जवल भारत का निर्माण कैसे करेंगे? हम विश्व गुरु बनने की बातें तो कर रहे हैं। विश्व गुरु कौन होता है? जो समाज को सही दिशा दिखाए, क्योंकि उसके पीछे ही शब्द लगा है गुरु, और गुरु का काम क्या होता है? सही राह दिखाना। क्या टॉप मोस्ट जीडीपी पर आकर हम विश्व गुरु बनेंगे? क्या फाइनेंशियली स्ट्रांग बनकर हम गुरु बनेंगे? जबकि हम हमारे मूल स्वभाव को भूलते जा रहे हैं, हम हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। सबसे बड़ा इसमें हाथ है बॉलीवुड का, सोशल मीडिया का, ओटीटी प्लेटफॉर्म का, और ये जो वेब सीरीज बनती है इसका।
हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए वहां पर बम, बारूद, असला, गोला, मिसाइल डालने की जरूरत है ही नहीं। आप उस देश की सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था और परिवार व्यवस्था को खत्म कर दो, वो देश अपने आप खत्म हो जाएगा। वही षड्यंत्र इस महान भूमि के लिए चल रहा है और आज से नहीं, वर्षों से चल रहा है। और एक कम्युनिस्ट लॉबी, लेफ्टिस्ट लॉबी जो है इसमें काम कर रही है। इसमें बहुत बड़ा हाथ है। अभी आपने परम पूज्य मोहन भागवत जी का स्पीच सुना होगा। उन्होंने कहा भारत को खतरा 3 लोगों से है। कौन है वो 3 लोग? पहला डीप स्टेट, दूसरा वोकेज्म और तीसरा कल्चरल मार्क्सिज्म। सॉफ्ट पावर के माध्यम से हमारे बीच में ये आ गया और उसको देखते 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 हम कब उनकी तरह परिवर्तित हो गए हमें पता ही नहीं चला। क्या है सॉफ्ट पावर? बॉलीवुड की फिल्में जो सॉफ्ट पावर के माध्यम से अपने एजेंडे को हमारे तक लेकर आ रही है। वो फिल्म बनाते हैं कबीर सिंह जैसी, बच्चों को बर्बाद कर दो हर तरह से, क्योंकि भावी पीढ़ी बर्बाद होगी तो देश अपने आप नष्ट होगा। ड्रग्स लेना कूल बताया जा रहा है और कबीर सिंह में वो जो हीरो बताया है वो डॉक्टर की डिग्री ले रहा है और वो ड्रग्स के नशे में ही ऑपरेशन कर रहा है। क्या रियल में ये पॉसिबल है? और हमारे बच्चे उसी फिल्म को देखकर कूल हो रहे हैं। हर कॉलेज के बाहर आपको इजीली अवेलेबल मिलेगा नशा। क्यों ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है? बाहर नशा बेचने वाले नशा बेच रहे हैं, हर चीज का ठिकरा हम प्रशासन, व्यवस्था, सरकार पर फोड़ देते। मगर मैं इतना जानती हूं कि यदि माताएं सशक्त हो जाए, समझदार हो जाए और प्रत्येक माता जीजा माता बन जाए तो हमारा बेटा विश्व के किसी भी कोने में जाएगा, वो कभी गलत संगत में नहीं आएगा। हम हमारी बेटियों को दिखा क्या रहे? हम दिखा रहे उसको करीना खान, हम उसको दिखा रहे हैं दीपिका पादुकोण। वही तो हमारी बेटियां देख रही है। तो फिर हमारी बेटियां कोख से पैदा क्या करेगी? तैमूर और जहांगीर ही तो पैदा करेगी। उसको जीजा माता दिखाया होता तो ना छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा होते इस देश में। मगर वो दिमाग से खेल रहे, क्योंकि भारत की महिला, किसी के दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि तो महिला क्या ही कर लेगी। भारत की महिला जो है वो 2 परिवार व्यवस्था को जोड़ती है, मायका पक्ष और ससुराल पक्ष। आने वाली पीढ़ी की जन्मदाता तो होती है मगर 2 कुटुंब का संचालन माता करती है। तो उसी माता के दिमाग को खराब कर दो, व्यवस्था समाज की ऑटोमेटिक खराब हो जाएगी और परिवार तो हमारे बर्बाद हो ही रहे हैं, हमने वो देखा है। इसलिए इसमें रोल किसका आता है? बॉलीवुड का। ये फिल्में बनाते हैं केदारनाथ जैसी, और क्या दिखाते हैं? केदारनाथ की यात्रा करते करते जो हमारी लड़की है, वो हम 4 धाम की यात्रा करते हैं, हमारा पवित्र धाम है। ये दिखा रहे कि वो धाम पर यात्रा करते करते लड़की खच्चर टट्टू चलाने वाले के साथ भाग जाती है। ये दिखा रहे कि एक डॉक्टर पढ़ी लिखी लड़की जो है वो एक अच्छे सभ्य समाज से है, पर उसको आवारा, लोफर, आतंकवादी पसंद आ जाता है। अब जो हमारी पढ़ी लिखी लड़की है, अगर वो संबंध किसी ऐसे लड़के से बना रही है जिसका समाज में क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, हम उस बच्ची को समझाते, मगर बच्ची का ब्रेन वॉश हो चुका है। एक फिल्म आई थी इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा जैसी, अभी वेब सीरीज आई थी। वो फिल्म, ये देखो, ये कितने प्लानिंग से हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं। ये दिखाते क्या है कि रियल लाइफ पे बनी है। रियल लाइफ में ये गंदा सा फिक्शन बॉलीवुड वाले डाल देंगे। और हर एक फिल्म में ये चरित्र हरण किसका दिखाते हैं? हिंदू बच्ची का ही चाल, चरित्र, चेहरा खराब दिखाते हैं। क्योंकि भारत का मूल स्वभाव ही सनातन समाज है, हिंदू समाज है, मेजॉरिटी है। इस सभ्यता को खत्म करना है, इस समाज को खत्म करना है तो यहां की बच्चियों को टारगेट करो। तब वो ना वो इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा में दिखाते हैं कि हनुमानगढ़ी जो कि अयोध्या में आया, उस पर बम ब्लास्ट का एक पूरा प्लान करते हैं और वो रियल स्टोरी, और रियल स्टोरी में दिखाते हैं कि कैसे वो बंदर जो है उस बम ब्लास्ट को नहीं, उसको होने से रोक देता है। और उसी दौरान जो है कि वहां पर एक इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा होता है, जहां का एक बाहुबली गुंडा होता है बिलाल नाम का। उस बाहुबली गुंडे को वो खुद ही जज बन जाता है अविनाश मिश्रा, और बाहुबली गुंडे को माफ कर देता है और उसको जो है अपना इन्फॉर्मर बना देता है। और उस बाहुबली गुंडे का विवाह जो है एक हिंदू लड़की से करवाता है, और ये कहकर करवाता है कि समाज विरोध कर रहा है कि वो गुंडा है। मगर उसमें एक्शन आता है, क्लाइमैक्स आता है, कैमरा जूम होता है और वो अविनाश मिश्रा डायलॉग देता है कि प्यार का कोई धर्म नहीं होता और धर्म के प्यार के बीच में धर्म आना नहीं चाहिए। तो मतलब क्रिमिनल को हमारी बेटियां दे दे, हमारी बेटियां दे दे हम कि 35 टुकड़ों में कट के आए। और वही जब हमारी बेटियों को हम ये बात समझाते हैं तो हमारी बेटियां प्रभावित इतनी होती है बॉलीवुड वालों से कि उसको लगता है कि बॉलीवुड का शाहरुख है, सलमान है,
या आमिर खान है, ये इतने कूल है मगर रियल लाइफ में ये सोचते कि मेरा वाला शाहरुख भी बाहें फैलाकर मुझे स्वागत करेगा, और वही शाहरुख जब श्रद्धा के 35 टुकड़े करता है तब मन में ये पीड़ा जागती है कि नहीं कटते देख सकती अपनी बहन बेटियों को, नहीं देख सकती कि वो सुटकेस में 35 टुकड़ों में आए, वो फ्रिज के अंदर 40 टुकड़ों में मिले। मगर बॉलीवुड की फिल्मों से प्रभावित होकर उसको लगता है कि नहीं, क्रिमिनल है तो क्या है, मैं उसका सूरज हूं, मैं उसका सितारा हूं, मैं उसका चांद हूं और वही मेरा सब कुछ है, और उसके आगे उसको कुछ नहीं दिखता। समाज धर्म सभ्यता को बिगाड़ के रखा एकता कपूर जैसी महिलाएं, हम इसके पीछे पड़े हैं। इस एकता कपूर जैसी महिला अपने टीवी सीरियल के माध्यम से, देखना कॉमन होगा इसकी टीवी सीरियल में, बहुत सुंदर, क्योंकि इसको संस्कृति, कौन सी संस्कृति पर चोट करना है, सनातन संस्कृति पर। तो इसकी टीवी सीरियल में होगी सारी महिलाएं कौन, साड़ी वाली, बड़ा बड़ा मंगलसूत्र वाली, बड़ा बड़ा सिंदूर वाली, और प्लानिंग, क्योंकि हिंदू परिवार टूट रहा है। भारत का मूल स्वभाव क्या है, जब आप अमेरिका में जाके वहां के लोगों से बात करोगे ना, अमेरिकन से, तो अमेरिका में बहुत हिंदू रहते हैं और उसमें भी सबसे ज्यादा गुजराती है। तो अमेरिकन लोग क्या कहते हैं बताए हमें, कि सबसे अच्छी बात, मैं हर साल जाती हूँ, मुझे कहते हैं कि सबसे अच्छी बात पता है भारत की क्या है, मैंने कहा क्या, कि यहाँ पे बच्चा 18 साल का होने के बाद माँ बाप को छोड़ के नहीं जाता है, वो एंड तक माँ बाप की सेवा करता है। यहां पर बेटा बहू माता पिता के साथ रहते हैं और उनकी सेवा करते, देखभाल करते। कुटुंब व्यवस्था, परिवार व्यवस्था को हमने जोड़े रखा है और वो चाहते कि वो ये बात हमसे सीखे, मगर हम उनसे क्या सीख रहे हैं, मैं 18 की हो गई, माय लाइफ माय रूल माय चॉइस कह देते हैं। और जिन माता पिता ने अपने बच्चियों को बड़ा किया ये सोचकर कि मेरी बेटी डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर बनेगी, मेरा नाम रोशन करेगी, लाखों रुपए उसके पढ़ाई में खर्च किए, बेटी ने जो मांगा वो बेटी को दिया, और वही बेटी हमारी किसी आतंकवादी के साथ, खच्चर टट्टू चलाने वाले के साथ चली जाती है। माता पिता की पीड़ा का आप कल्पना नहीं कर सकते किस लेवल की वो पीड़ा होती है। और उसमें भी जब वो एकता कपूर जैसी महिला है, ओटीटी के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से क्या दिखाती है कि एक हिंदू महिला है, प्यार एक से करेगी, विवाह दूसरे से करेगी, फिर जीवन में तीसरा आ जाएगा, फिर जो दूसरा जिससे विवाह किया वो मर जाएगा, फिर उसको चौथा अच्छा लगेगा, चौथे के नाम की मेहंदी जब हाथ में रच रही होगी तब वो जो दूसरा मर गया पति वो जिंदा होगा, फिर कंफ्यूज होगी मैं दूसरे के साथ जाऊं कि चौथे के साथ जाऊं। यही दिखाती है वो, ये हम देखते हैं। अभी सभागार में महिलाओं की संख्या अधिक है, क्या आप मुझे बताओ, क्योंकि यहाँ का मूल स्वभाव ही सनातन है और बात महिला सम्मान और सुरक्षा की हो रही है, भविष्य के निर्माण में महिलाओं की भूमिका की हो रही है, तो क्या भारतीय परंपरा में हमारी जो महिला है उसके जीवन में 4-4 पुरुष आते हैं क्या? जवाब दो। क्या हम महिलाओं के 4-4 पुरुषों के साथ अवैध संबंध होते हैं? नहीं होते हैं। मगर ये क्या दिखाती है, ये यही दिखाती है, हमारी महिला यही देखती है। मैं आपको 2 दिन पहले का एक मेरे पास केस आया, अब मैं आपको क्या बोलूं, उस केस में मेरा दिल फटा जा रहा था। एक हिंदू महिला जिसका 12 साल का बच्चा है, वो महिला 3-4 पुरुषों के साथ अवैध संबंध में, 12 साल का बच्चा छोड़कर 2 महीने से चली गई और किसी पुरुष के साथ, गुजरात का मैटर है, और किसी पुरुष के साथ वो रह रही है। ढूंढे मेरे पास, वो उसके परिवार वालों ने संपर्क किया, 2 महीने तक मिली नहीं, कहाँ है, किस हाल में, जिंदा है, मर गई, क्या हुआ पता तो चले। वो बेटा रोज माँ को याद करता है। मेरे पास वो केस आया, 2 महीने से वो लड़की नहीं मिल रही थी, 21 घंटे में हम उस लड़की को ढूंढ के ले आए। फिर जब वो लड़की आई और उसने पुलिस स्टेशन में मानी नहीं, बोले मैं अपने प्रेमी के साथ ही जाऊंगी, तो हमने कहा ठीक है, अपने बेटे का चेहरा देख लेगी तो शायद रुक जाएगी। हमने उसके बेटे को बुलाया, 12 साल का बेटा। उस बेटे ने माँ से कहा कि माँ तू मुझे या तो अपने साथ ले जा या तू फिर मेरे साथ घर चल। माँ ने क्या जवाब दिया आप सुनो। माँ कहती है तू तेरी लाइफ तू देख, मैं अपनी लाइफ जीऊंगी। उसका पति अच्छा खासा कमाता था, बड़ी केमिकल कंपनी में अच्छी पोस्ट पे था, 1.5 लाख रुपए सैलरी है उसके पति की, पर वो 7-8 हजार वाले सड़क छाप के साथ चली गई। क्यों चली गई? यही विभत्सता हम देखते हैं फोन में, रील में, यही हमारे शरीर में आता है, अनकॉन्शियस माइंड में चीजें भरी जा रही है। अब आप सोचो, हम कहते थे पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता कभी नहीं होती, यह हमने देखा है। मगर क्यों आज समस्या ऐसी हमारे बीच में उत्पन्न हो गई कि माँ अपने बच्चे को छोड़कर अपने आशिक के पास जा रही है? मिलता क्या है? सेक्सुअल नीड, यही है और क्या है?
खुल के बोल रही है। अभी का एक केस आपको मैं बताती हूं, कर्नाटका का वो केस है, एक हिंदू महिला अपने, तो ये देखो कैसे प्रभाव हो रहा है हमारे दिमाग पर, हमारे घर तक ये घुस चुका है। वो महिला 2 छोटे बच्चे, एक 2 साल का बच्चा, एक 10 महीने का बच्चा, उसके पति को छोड़ के अपने दोनों बच्चे लेकर अपने प्रेमी के साथ रहने लग गई। कुछ दिन बाद एक बच्चे की मौत हो गई, बड़े वाले की जो 2 साल का था। उसी बच्चे को वो दफनाने जा रही थी, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ तुम्हारे बच्चे को, तो बोले बीमार था, मर गया। ठीक है, उसको दफन कर दिया। कुछ दिन बाद वो अपना जो दूसरा 10 महीने का बच्चा था उसको दफनाने के लिए आई। ये अभी की घटना बता रही हूं आपको। उसने पूछा क्या हुआ, तो कि ये भी बीमार था, मर गया। पिता जो ओरिजिनल, जो इसका सगा बाप था, उसको 20-25 दिन से बच्चे नहीं मिलने को दिए थे, तो उसने ऑलरेडी पुलिस कंप्लेन कराई थी कि मेरे बच्चे मिसिंग है। आसपास वालों को डाउट हुआ, कंप्लेन हुई, पुलिस इन्वॉल्व हुई और वो पकड़े गए। उन दोनों बच्चों की हत्या उस माता ने और उसके प्रेमी ने मिलके की। और जब पुलिस इंट्रोगेशन कर रही थी, देखो ये ओटीटी, ये बॉलीवुड, इन लोगों ने कितनी तरह से हिंदू परिवारों के जीवन को बर्बाद कर दिया, क्योंकि ये सारे गलत करने वाली, काम करने वाली सारी महिलाएं अपने टीवी सीरियल, पिक्चरों में हिंदू महिला ही दिखाते, क्योंकि सनातन संस्कृति को खत्म करना है। तब उस माता को पुलिस ने पूछा इंट्रोगेशन में, क्यों मारा तूने अपने बच्चों को? एक 2 साल का था, एक 10 महीने का कोमल मासूम बच्चे, तुमने इसको क्यों मारा? उस माता ने क्या जवाब दिया, सुनना चाहोगे? एग्जैक्टली वही जवाब देती हूँ। उस माता ने कहा, मैं अपने प्रेमी के साथ जब सेक्सुअली इंटीमेट होती हूं तो मेरे दोनों बच्चे डिस्टर्ब करते थे, इसलिए उनको मार दिया। आप सोचो किस दिशा में जा रहा है। और एकता कपूर अपनी वही गंदी मानसिकता के साथ ऐसी सीजन बना रही है, XXX करके। उसकी एक सीजन की सीजन पूरी सेव भारत सेव कल्चर फाउंडेशन के साथ हम लोग काम करते हैं। अपने गुजरात से है आदरणीय उदय माहुरकर जी, कल उनका भी उद्बोधन है। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी जरूर उसमें आप लोग पधारिएगा। तो उनके साथ मिलकर हम ये काम कर रहे हैं। उसमें हमने उनको बोला कि भाई ये सीजन आप पूरी हटाओ। नहीं हटाई, हमें कोर्ट में जाना पड़ा। क्या था उस सीजन में पता है? कि दादी, जेठानी, देरानी और बहन सबके अवैध संबंध अपने परिवार के छोटे देवर के साथ, पोते के साथ। मतलब आप देखो, उस एक किचन का प्लेटफॉर्म है, वो मैं सीन आपके समक्ष रख रही हूँ। किचन का प्लेटफॉर्म है, वहां पर बहन भी खड़ी है, वहां पे जेठानी भी, मतलब उसकी वो जो लड़का है उसकी बड़ी भाभी भी खड़ी है, उसकी छोटी भाभी भी खड़ी है, उसकी बहन भी खड़ी है और उसकी दादी भी खड़ी है। और उस कह रहे कि वो जो छोटा वाला है बहुत दिन से बाहर था, अब वो आ रहा है। और आ रहा है तो सब बोल रही है कि सब लोग मिलकर अपनी अपनी सेक्सुअल नीड उससे पूरी करेंगे। उसमें दादी भी अपने सगे पोते के साथ अपनी सेक्सुअल नीड पूरी कर रही है और वो चित्र आ रहा है, वो दिखा रहा है। मतलब आप सोचो कि भाभी और देवर के रिश्ते को तो बदनाम किया इन्होंने। दादी और पोते को एकता कपूर ने नहीं छोड़ा। कोर्ट तक हम गए, कोर्ट के दरवाजे खटखटाए और वो पूरा सीजन हमने निकलवाया। अब आप सोचो ये खराब मानसिकता कहां से आ रही है? हमारे में भाभी मां समान होती है। एकता कपूर के लगभग टीवी सीरियल में देवर भाभी के रिश्ते अपवित्र दिखा रहे। वो जब सीता माता का हरण करके रावण ले जा रहा था ना, तो सीता माता ने अपने गहने बीच बीच में फेंके कि जिससे इनको पता चले मुझे रावण किस रूट से लेकर गया है। तो राम जी जब ढूंढते ढूंढते सुग्रीव के पास पहुंचे तो सुग्रीव ने उनको गहने दिए कि ये देखिए हमें ये मिला है। तो राम जी ने लक्ष्मण जी को बोला कि लक्ष्मण जरा देख तो ये गहने तो तुम्हारी भाभी के ही लग रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने क्या जवाब दिया पता है? कि भैया मुझे क्या पता, मैंने तो भाभी के चरणों के सिवाय उनको कभी आंख उठा के भी नहीं देखा। ये सनातन परंपरा है। दिखा क्या रहे? भाभी और देवर के अवैध संबंध, दादी पोते के अवैध संबंध। आप देखो पेपरों में, आप पढ़ो, आपको हेडलाइन मिलेगी कि पोते ने दादी का रेप किया। कुछ दिन पहले हेडलाइन आई कि बेटे ने ही अपनी मां का रेप किया। मां कह रही है उसको, बेटा मुझे छोड़, मैं तेरी मां हूं, मैंने जन्म दिया, और वो उसका रेप कर रहा है और मां ने केस करा। ये विभत्सता कहां से आ रही है? क्योंकि यही हम देख रहे हैं, यही दिमाग में जा रहा है, यही सोच उत्पन्न हो रही है। इजीली ऐसे परवट कंटेंट मोबाइल में अवेलेबल है, छोटा छोटा बच्चा ऐसे कंटेंट देख रहा है। भविष्य के भारत का निर्माण कैसे होगा? ऐसे होगा। बच्चों के दिमाग को खराब कर दो।
महिलाओं को कमजोर दिखा दिया गया हर एक टीवी सीरियल में। इन लोगों ने आर्मी वालों को नहीं छोड़ा। क्या दिखा रहे हैं? आर्मी जो बॉर्डर पे खड़ा होके एक जवान हमारी रक्षा करता है, साल साल भर अपने घर नहीं जाता, अपने बच्चों के चेहरे नहीं देखता, अपने बूढ़े माँ बाप को नहीं मिल पाता, अपनी बहन के हाथ से राखी नहीं बनवा पाता, अपनी पत्नी के साथ व्रत उपवास में उपस्थित नहीं रहता, उसको क्या दिखाया कि बॉर्डर पर सैनिक साल साल भर जब खड़ा रहता है तो उसके पीछे उसकी पत्नी जो अकेली रहती है घर में, उसकी सेक्सुअल नीड पूरी करने के लिए उसके पुरुषों के साथ अवैध संबंध, और एक नहीं 3-3 4-4 पुरुषों के साथ अवैध संबंध। इसका सेना वालों ने बहुत बड़ा विरोध किया था। XXX की ही सीजन में दिखाया गया था और वो पूरा एपिसोड इनके पास हटवाया। अभी गंदी बात करके इनका वेब सीरीज आया है। छोटे छोटे बच्चे, माइनर बच्चों के पास विभत्सता दिखा रहे हैं। कजिन भाई बहन है तो क्या भाई बहन हुए तो क्या हुआ, किस तो कर ही सकते हैं। अब आप सोचो ये दिखा रहे हैं क्योंकि पीढ़ियां की पीढ़ियां बर्बाद करनी है। और ये सारे कंटेंट हमारे पास इजीली अवेलेबल है। पहले तो क्या होता था, पॉर्न देखने के लिए कैसेट लानी पड़ती थी। आजकल पॉर्न जो है आपको ट्विटर पर इजीली अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पर इजीली अवेलेबल है। मैं अभी थोड़े दिन पहले एक रील स्क्रॉल कर रही थी तो एक लड़की आके बोली कि मेरे पिता को मेरे पर बहुत गर्व है, और वो लड़की गुजराती थी। मैंने कहा अरे गुजरात में अगर कोई महिला इतना अच्छा काम कर रही है जो एक जगह ऐसा बोल रही है कि मेरे पिता को मेरे पर बहुत गर्व है, तो मुझे देखना चाहिए वो महिला क्या काम कर रही है। हो सकता है मैं उससे कुछ सीखूं, हो सकता है कि हम जो ये संस्कृति को लेकर कार्य कर रहे हैं उसमें वो हमसे जुड़े। और जब मैं उसके प्रोफाइल में गई और मैंने देखा कि ऐसा क्या काम कर रही है कि पिता को प्राउड हो रहा है तो पता होना चाहिए हमको, देखा तो वो लड़की इंस्टाग्राम पर कपड़े बदलने का काम करती थी। अब बताओ, पिता को इसलिए प्राउड हो रहा है कि मेरी बेटी इंस्टाग्राम पर अर्धनग्न होकर कपड़े बदल रही है और ये कपड़े बदलने में उसको 20, 25, 30 हजार लाइक्स मिल रहे हैं, तो उसको प्राउड हो रहा है। पहले पिता होते थे, बेटियों को शेरनियां बनाते थे कि लड़कर आना, कटकर आना, मरकर आना, पर झुककर मत आना, तो खुद कट कर मत आना, काट कर आना। आज परिस्थितियों का निर्माण क्यों हमारे बीच में ऐसे हो गया? क्योंकि ये कल्चर और मार्क्सिज्म का खेल पूरा हमारे पीढ़ियां की पीढ़ियां बर्बाद हो गई। हम जब हमारे बच्चियों को समझाने जाते हैं तो कहते हैं हम मॉडर्न है। मैंने कहा मॉडर्न होने का मतलब क्या है मुझे बताओ? क्या मैं कोई कम मॉडर्न हूं? मगर मर्यादा की रेखा कहां खींचनी है वो कौन डिसाइड करेगा? आजकल कॉलेज में भी क्या हो रहा है, फ्रेशर पार्टीज के नाम पर नया सेशन स्टार्ट होता है। मैंने अभी एक पोस्ट करी थी सोशल मीडिया पर, पूरा ब्लॉग लिखा था। फ्रेशर पार्टी के नाम पर कॉलेज के अंदर गंदे गंदे गानों पर लड़कियां डांस कर रही है, कॉलेज के मंच से, यूनिवर्सिटी के मंच से, और वो बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जहां पर वार्षिक फीस बच्चों की कितनी है? 30-30, 40-40 लाख वार्षिक फीस है। माता पिता सोचते हैं कि पूरे जीवन की पूंजी एकत्रित कर देते कि मेरा बच्चा अच्छी कॉलेज में जाए, अच्छा पढ़ लिख जाए, कुछ अच्छा होनहार बने, देश के कुछ काम है। वहां बेटियां कॉलेज पे जाके क्या कर रही है? और वो सब टीचरों की देखरेख में हो रहा है। चलो बच्चा तो ऐसा कर रहा है, बच्चों को 2 जगह से ही संस्कार मिलते हैं, एक परिवार से और दूसरा शैक्षणिक संस्थानों से। वहीं टीचर्स भी, कॉलेज के प्रोफेसर भी ये करवाने लगे। और वो बच्ची किस गाने पे डांस कर रही थी? इतना छोटा ब्लाउज, इतना छोटा लहंगा, दुपट्टा भी शरीर पे नहीं। पहले खाली महिलाओं को ब्लाउज में और छोटे घाघरे में देखने के लिए लोग कहाँ जाते थे? क्लबों में, डांस बार में, बियर बार में, हीरा मंडी जैसी जगहों पर जाते थे। आजकल वो इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है। आजकल स्कूल कॉलेज के ऐसे ही मन से बच्चियों को ऐसे गानों पे डांस करा रहे। वो बच्ची के गाने के बोल क्या थे? गाने के बोल ये थे कि लांबा लांबा घूंघट काहे को डाला, क्या कर आई छोरी कहीं मुंह काला। अब आप देखो, दूसरे गाने का बोल क्या था कि छत पर सोया था बहनोई, मैं तने समझकर सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। आप सोचो, बहनोई छत पे सोया है, मैं उसको समझ के उसके साथ सो गई। कैसे वर्ड है? अब यही लिरिक्स दिमाग में जा रहे हैं। हमारे दिमाग में ऐसी मानसिक विकृति आएगी कि नहीं आएगी? तीसरा गाना कॉलेज के मंचों से, कौन से गानों पे डांस हो रहा है? चोली के पीछे क्या है, चुनरी के नीचे क्या है। और तो और स्कूल की छोटी छोटी बच्चियां एनुअल फंक्शन पर 10 साल की भी आयु नहीं थी उस बच्ची की, और अभी वो स्त्री 2 करके एक पिक्चर आई है, उसमें एक गाना है, कोई ऐसा गाना डाला है, आइटम सॉन्ग जिसको ये लोग बोलते हैं। उसमें वो गाना है, आज की रात का मजा जरा मेरे हुस्न से लीजिए। और वो 8-10 साल की बच्ची एग्जैक्टली वैसे गंदे कपड़े पहनकर, स्कूल वाले उसको उस गाने पे नचा रहे थे। मैंने कहा स्कूल वाले बैठे हैं तुम्हारे बच्चों को बिगाड़ने के लिए, क्या माता पिता की मति मार गई थी? देख नहीं रहे कि बच्ची कौन से गाने पे नाच रही है?
अगर गाने के बोल ये है कि आज की रात का मजा मेरे हुस्न से लीजिए, तो बच्चा कहां जाएगा? ये अपने गुजरात में 13 और 14 साल की लड़कियां जा रही है, लव जिहाद के चक्कर में पड़ रही है। कल लेके आए वो पिता रोकर वीडियो बनाकर दे रहा है कि 15 साल की मेरी बच्ची 14 साल की थी तब भी उठा के ले गया, 15 साल की हो गई तब भी उठा के ले गया, 4 दिन से अता पता नहीं। 14-15 साल के बच्चे, आप सोचो, पढ़ने लिखने की उम्र में हमें लगता है हम स्कूल कॉलेज में बच्चों को भेज रहे, अच्छी शिक्षा मिलेगी, पर वही जब शिक्षा संस्थानों में योद्धा नारियों की कहानी ना बताकर ये करीना, दीपिका और ऐसी आइटम गर्ल के नाम पर नचवाते हैं, तो हम में और ये इनमें कोई फर्क नहीं रह गया है। कॉलेज कब कोठा बन गया पता ही नहीं चला। माता पिता कब अपने बच्चों को संस्कार देने की जगह अश्लीलता सिखाने लग गए पता ही नहीं चला। और मॉडर्निज्म के नाम पर माताएं खुद रील में, उसका 14 साल का बेटा, मैं देख रही हूं कि लाइक्स ज्यादा मिले, वो 14 साल का बेटा अपनी माँ को, वो माँ सेल्फी वीडियो बना रही है और माँ को गलत जगह से पकड़ रहा है और माँ भी पकड़वा रही है और चुम्मा चाटी ये सब चल रहा है। अब आप सोचो, वो 14 साल का बच्चा, इसलिए तो 11 साल के बच्चे ने अभी 5 साल की लड़की का रेप किया। कैन यू इमेजिन? 5 साल की बच्ची का रेप 11 साल का बच्चा कर रहा है। ये चिंता का विषय है, ये सामाजिक विषय है। इसमें मिलकर समाज को सोचना होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हम लोग बच्चियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तक सीमित रह गए। बेटियों को सशक्त कौन बनाएगा? ये समाज की जिम्मेदारी है, ये समाज का दायित्व है। हमने बेटियों को क्या बना दिया? गुड़िया। हम क्या बोलते रहते हैं? गुड़िया। हमने हाथ में उसको क्या थमा दिया? गुड़िया। जब हमारे परिवार में किसी का बर्थडे होता है, क्या फैमिली ग्रुप में किसी का बर्थडे होता है या फ्रेंड सर्कल में किसी बच्ची का बर्थडे होता है, तब भी हम उसको गिफ्ट में क्या दे देते हैं? गुड़िया। आपने अभी कॉलेज में आरजी मेडिकल कॉलेज का केस सुना, कलकत्ता वाला, जहां एक डॉक्टर बेटी का, जिस जगह वो काम कर रही है वो वहां सुरक्षित नहीं है। कलकत्ता की कॉलेज में उस बेटी का रेप हो जाता है, हत्या हो जाती है। बताओ, वो जहां पढ़ रही है, जहां वो काम कर रही है, वो बच्ची वहां सुरक्षित नहीं, तो वो बच्ची कहां सुरक्षित होगी? अब क्यों वो बच्ची असमर्थ है, अपनी ही सेल्फ डिफेंस नहीं कर पा रही है? क्योंकि स्कूल कॉलेज में जहां दायित्व होता है कि बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाए, वहां तो वो ऐसे अश्लील गानों पे डांस करवा रहे हैं। गुड़िया गुड़िया हम करते हैं, हमने भी सेल्फ डिफेंस नहीं सिखाया, उसको छुई मुई बना के रखा, उसको योद्धा नारियों की गौरव गाथा नहीं सुनाई। हाथ में कलम तो पकड़ाई, पर दूसरी हाथ में कटार भी तो पकड़ाते थे ना। गुड़िया गुड़िया करते हो, गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे, गुड़िया सी बन जाती हो। वीर प्रसूता होकर भी पल पल क्यों नीर बहाती हो। अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम तो, जगदम्बा की अवतारी हो। क्या दुर्योधन क्या दुशासन, तुम स्वयं काल पर भारी हो। मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से, बस एक बार तो लगन लगा लो, मृत्यु नाचती ढालों से। अरे रक्त बीज को रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे, रक्त बीज को रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो। श्री कृष्ण कहां तक आएंगे? कहां तक आएंगे कृष्ण भगवान? कह रहे तुम्हारी रक्षा तुम्हें करनी है, आत्मरक्षा तुम्हें करनी है। चाहते तो एक चुटकी बजाकर कृष्ण भगवान पूरा युद्ध खत्म कर सकते थे। कौन चाहता था महाभारत का युद्ध? सिर्फ 2 ही लोग चाहते थे महाभारत का युद्ध हो। एक द्रौपदी चाहती थी और दूसरे कृष्ण भगवान चाहते थे कि ये युद्ध हो, अधर्म का नाश हो। क्योंकि भावी पीढ़ियों को बताना था कि जब जब बहन बेटियों के चीर हरण होंगे, जब जब अधर्म बढ़ेंगे, तो धर्म की स्थापना की निमित्त सदैव नारी शक्ति होगी। तो सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, माता दुर्गा हो, माता सीता हो या माता द्रौपदी हो, जब जब अधर्म बढ़ा है तो धर्म की स्थापना की निमित्त सदैव नारी शक्ति रही है। और इस कलयुग में भी ये जो अधर्म बढ़ा है, इसका नाश केवल और केवल नारी शक्ति ही कर सकती है। जब महिषासुर को मारा, क्या जरूरत थी महिषासुर को मारने की? क्यों माता दुर्गा ने ही मारा? तो महादेव चाहते तो महिषासुर का नाश कर सकते थे। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एकत्रित हुए, माता को दी शक्ति, अस्त्र शस्त्र दिए कि जाओ महिषासुर का नाश करो। नाशवास सब हो गया। उसके बाद बैठे, सभा बैठी, तो माता ने प्रश्न किया महादेव से, आप तीनों तो इतने शक्तिशाली, आप चाहते तो महिषासुर को खत्म कर सकते थे, मेरी क्यों आवश्यकता पड़ी? महिषासुर किस पे अत्याचार करता था? महिलाओं पे। महादेव ने बोला, रक्त बीज को माता ने मारा, महिषासुर को माता ने मारा। तो महादेव ने उनको जवाब दिया कि जब जब, क्योंकि महादेव तो त्रिकालदर्शी, उनको तीनों काल का
पहले से ही पता चल जाता है। उनको पता था कि कलयुग में भी ये परिस्थिति होने वाली है, उनको पता था कि महिलाओं के साथ अत्याचार होंगे। तो महादेव ने कहा कि जब जब महिलाओं पर अत्याचार होगा तो उस अत्याचार का, उस अधर्म का नाश करने का काम केवल और केवल नारी शक्ति ही करेगी। अर्जुन युद्ध चाहता ही नहीं था। अर्जुन कहता था सब तो मेरे बंधु बांधव है, मैं इनको कैसे मारूं। उसने शस्त्र त्याग दिए थे। तो कृष्ण भगवान ने 18 अध्याय बढ़ा दिए उसको। वो कहते थे तुझे लगता है वो तेरा भाई है, दुर्योधन तुझे अपना भाई मानता ही नहीं है। कौन से नियम, कौन सी नीति की बात कर रहे हो? जब तुम्हारी पत्नी का सरी भरी सभा में चीरहरण हो रहा है, तुम कौन सी भाई बहन की और परिवार की और ये सब बात कर रहे हो? कृष्ण भगवान चाहते थे तो खत्म कर सकते थे, नहीं किया। कृष्ण भगवान ने क्या कहा? तुम्हारा युद्ध है, तुम लड़ोगे, मैं तो तुम्हें खाली राह दिखाऊंगा, लड़ना तुझको ही है अर्जुन। और कृष्ण भगवान ने क्या कहा कि दुर्योधन है, दुशासन है, दुर्योधन है, दुशासन है पग पग पर अवरोध खड़े, कुछ कुटिल काल के अनुयायी है, शकुनी से शैतान बड़े, कलियोसी कोमल मूरत को कर देंगे पल में तार तार, मन के सारे श्रृंगारों को कर देंगे क्षण में छार छार, रंगचंडी का तू रूप धार, हर दुश्मन पर तू कर प्रहार, खन खन चूड़ी के मध्य उठे तलवारों के अद्भुत प्रहार, और पानी तक ना मांग सके जो तुझ पर आंख उठाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, श्री कृष्ण कहां तक आएंगे। अब उसी बच्ची को पहले से ही हमने सिखाया होता तो क्या वो मरती थी? संदेश खली की घटना क्या थी? बंगाल के संदेश खली में क्या हुआ? कितनों को पता है बंगाल के संदेश खली की घटना? हाथ ऊंचा करके मुझे बताओ जरा। पता ही नहीं है। 8-10 लोगों को, 12 लोगों को हार्डली पता है क्या था संदेश खली। ये हमारे भारत में हो रहा है। संदेश खली में शाहजहां शेख जैसा गुंडा रूल बना दिया, जिस हिंदू विवाहित स्त्री का विवाह होगा उसके बाद वो स्त्री की डोली अपने ससुराल नहीं जाएगी, वो जो गुंडे वहां के तय किए हुए हैं वहां के ही उन गुंडों के घर जाएगी और वो रात भर उसका बलात्कार करेगा। वो 1 दिन भी रख सकता है, 10 दिन भी रख सकता है, 10 महीने भी रख सकता है, 1 साल भी रख सकता है। जब तक उसका मन नहीं भरेगा उस विवाहित हिंदू महिला का शोषण वो करेंगे। वो वहां पे रूल बन गया था। हमें लगा आग बंगाल में रखी, हमको क्या मतलब है। हम यही सोचते थे जब अफगानिस्तान में हुआ था तालिबानियों का। हमने यही सोचा कि जब पाकिस्तान 1947 में बहन बेटियों की इज्जत, देखो जब जब अधर्म बढ़ा है ना, हानि महिला समाज की हुई है। बलात्कार महिलाओं के होले हैं, प्रोस्टिट्यूशन में महिलाओं को धका जा रहा है, सेक्स स्लेवरी महिलाओं से करी जा रही है, छोटी छोटी बच्चियों को डार्क वेब पर बेचा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों की कीमतें लगाई जा रही है। और सबसे बड़ा धंधा ये डार्क वेब पर चल रहा है, छोटे छोटे बच्चों की तस्करी का, वो बच्चों के साथ हो रहा है। और ये हमारे सामने हो रहा है और हम देखे जा रहे, पर हम इग्नोर कर रहे कि अरे हम बैठे गुजरात में, हमें क्या मतलब है वहां की परिस्थिति थे। और वही तो अब गुजरात में हो रहा है। बड़ौदा वाली घटना आपने देखी, 16 साल की बच्ची का गैंगरेप हो जाता है नवरात्रि में, जब वो घर से क्या कह के जा रही है। अब ये स्टोरी की कई रियलिटी आपके पास नहीं आई है, हम एक्टिविस्ट है, हमारे पास में काफी इसका दूसरा पहलू भी हमारे पास आया है। अब वो बच्ची घर से क्या कह रही है, 16 साल की बच्ची घर से माता पिता को क्या कह के गई। पिता भी जो है नौकरी कर रहा है, माता भी जो है वो नौकरी कर रही है। वो घर से क्या कहकर गई, वो कहकर गई गरबा देखने जा रही। माता पिता ने कहा ठीक है जा। 16 साल की बेटी को रात को 10 बजे अकेला छोड़ा जाता है क्या? मैं ये नहीं कह रही बच्चों की जासूसी करो, पर बच्चों की सुरक्षा तो सुनिश्चित हमें करनी है ना। 6.5 करोड़ गुजराती रहते हैं, सब पे क्या 6.5 करोड़ पुलिस बिठाना संभव है? जीवन लुट जाने के बाद पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, वो जाएगा जेल में, मगर जीवन तो बर्बाद हो गया। वो 16 साल की बच्ची अकेली जा रही है और वो नवरात्रि देखने नहीं गई, गरबे देखने नहीं गई। उसने अपने 16 साल का ही जो उसका क्लासमेट या उसका जो बॉयफ्रेंड है उसको फोन किया। दोनों एक सुनसान एरिया में मिलते हैं और उस सुनसान एरिया से 5 लड़के निकलते हैं और उस लड़की का गैंगरेप करते हैं। अब इसमें गलती किसकी? पहली गलती उस माता पिता की कि तुम बच्ची के साथ जा नहीं सकते थे, पैसा कमाने की होड़ में लग गए हो। क्या वो पैसा हमारे बच्चों के जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है? वो बच्ची के साथ आपने लोकेशन शेयर क्यों नहीं की कि बच्ची बोल रही है कि मैं गरबा देखने जा रही हूं, क्या बच्चा वहां पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, ये सुनिश्चित कौन करेगा? माता पिता करेंगे। 1.5 घंटे तक यदि बच्ची का फोन नहीं आ रहा, तुम उसको कॉल करके चेक नहीं कर रहे। हमारे बच्चे भी तो जाते हैं ना, मैं करती हूँ वीडियो कॉल, मैं देखती हूँ कि मेरा बेटा सुरक्षित है, सुरक्षित जगह है कि नहीं है। जासूसी नहीं कर रही हूं मैं उसकी, मैं सुनिश्चित कर रही हूं कि मेरा बेटा जहां है वो सुरक्षित जगह पर है। अब इसमें गलती किसकी? अब कुछ माता पिता को बोलते तो उनको बुरा लगता है,
उनको लगता है आप हमें क्यों बोल रहे हो? जब बच्ची का जीवन बर्बाद हो रहा है, अब क्या वो बच्ची नॉर्मल लाइफ जी पाएगी? नहीं जी पाएगी। संदेश खली की महिलाओं ने भी यही पीड़ा सहन करी। कंटिन्यू उनके ऊपर ये अत्याचार होते गए, वर्षों से होते आए, उन महिलाओं ने सहन किया। और जब उन्होंने देखा कि अब एक नया फतवा उस गांव में निकल गया संदेश खली में कि जो बेटी की प्यूबर्टी स्टार्ट लॉस हो जाएगी, उसके बाद, यानी कि वो बच्ची की आयु कितनी है, 10-11 वर्ष या शायद 12 वर्ष, उसके बाद भी उस बेटी के साथ शारीरिक शोषण होना जायज हो जाएगा। और वो महिलाएं तब जागरूक हुई जब घर में घुसकर ये छोटी छोटी बच्चियों को उठा के ले जाते थे और रेप करते थे। कहां से आ रहा है ये कल्चर? कैसे ये मानसिकता ऐसी हो रही है? ये सब देख के, क्योंकि हम यही देख रहे हैं। और फिर महिलाओं ने संघर्ष किया और आज वो शाहजहां शेख और उसके गुंडे जेल के अंदर है। पर प्रश्न ये बनता है कि जब पहली बार किसी शाहजहां शेख की गंदी नजर किसी विवाहित महिला पर या किसी भी बच्ची पर पड़ी, उसी वक्त उस समाज की महिलाओं ने संघर्ष करके उसकी आंखें फोड़ के उसको वहीं गाड़ के क्यों नहीं आ गई? क्यों सहन किया? हम बैठे सरकार भरोसे खुद कुछ करने को तैयार नहीं, इसलिए फिर हमसे पूछ अतीत गया तो क्या होगा, और सोचो अपना जीवन निष्फल बीत गया तो क्या होगा। योद्धा नारियां हमारी कह के गई है। रानी नायिका देवी की कहानी क्या है? मोहम्मद गौरी यहां पे आक्रमण करता है। वो कहता है विधवा रानी ये करी क्या लेगी, पाटन का तो राजा रजवाड़ा मतलब भारत के टॉप 3 फाइनेंशियली मजबूत स्टेट में से था उस समय पाटन। तो इनको लगा कि विधवा रानी ये कर क्या लेगी, मैं पाटन पर आक्रमण करता हूं। उससे पहले उसने अपना एक दूत भेजा। वो दूत 3 संदेश लेकर उसको भेजा। वो रानी नायिका देवी के पास आया। नायिका देवी पाटन में रहती थी। उनको कहा कि मोहम्मद गौरी अपनी सेना लेकर आबू की घाटी पर आ गया है, वो आपके राज्य पर हमला करना चाहता है। राजा जी हमला नहीं करेंगे यदि आप उनकी 3 शर्तें मान लोगे। रानी सा ने पूछा कौन सी 3 शर्तें? तो मोहम्मद गौरी ने कहा पहली शर्त इस्लाम स्वीकार करना पड़ेगा, दूसरी शर्त मेरे से निकाह करना पड़ेगा, और तीसरी शर्त अपना जो राजपाट धन धान्य जितना भी है वो सब मुझे सौंपना पड़ेगा। रानी नायिका देवी ने तुरंत ही अपने निजी सलाहकार को बुलाया, अपने सेनापति को बुलाया कि भाई सेना की क्या तैयारी है, हमारे पास कितने घोड़े कितने हाथी है जरा बताओ। तो कि रानी आप क्या कर लोगे? उन्हें भी लगा कमजोर है, क्या ही कर लेगी, पति भी मर चुका है। रानी ने उसकी कमजोरी वाली बात सुनी, रानी को गुस्सा आ गया। रानी ने सेनापति को हटाया, कमान खुद हाथ में ली और उस दूत को क्या बोला, जा तू तेरे राजा को जाके बोल दे कि तेरी सारी शर्तें मंजूर है। दूत खुशी खुशी जा रहा था। आबू की घाटी पर पहुंचने में अभी समय था। रानी ने पीछे से पूरी प्लानिंग करी और रानी ने कहा जब ये रात में सो रहे होंगे तभी हम इन पर हमला करेंगे। इनको बताए तो सही कि ये काबुल से और अफगान से और सऊदी से आए हुए देश वाले लोगों को लगता है कि महिला पैर की जूती है और महिला सिर्फ स्लेवरी के लिए है, या महिला तो वो खेती है जिसको जितना मर्जी उतना तुम जोत सकते हो, ऐसा इनकी किताबों में लिखा है। तो महिलाओं को लेके इनकी मानसिकता ये। तो इस मोहम्मद गौरी को मैं बताती हूं कि इस आर्य भूमि की आर्य वीरा कैसी होती है। वो सेना लेके गई, रात को टूट पड़ी उन पर, सबको मारकर काटा। और जब मोहम्मद गौरी डर के भाग रहा था तो रानी ने पीछे पीछे गई घोड़े पे और कटार लेकर हमला ऐसी जगह किया कि जब वो जहां जाकर रुका पंजाब सिंध की बॉर्डर पर, तब उसको पता चल गया कि रानी ने मुझे नपुंसक बना के भेजा है। ये था कि इतिहास हमारा पढ़ लेना, रक्त से शब्द सजाए हैं, सिर कटे थे धड़ लड़े थे तब जाके हिंदू कहलाए हैं। ये हमारी गौरव गाथा। हम दिखा क्या रहे लड़कियों को, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। वही हमारी लड़कियां देख रही है, इसलिए लड़कियां मर रही है, बलात्कार हो रहे, कहीं सिक्योर नहीं। अच्छी सड़कें बना रहे हैं, क्या उस सड़कों पर चलने के लिए हमारी बेटियां सिक्योर है? आपकी बेटी को आप खुद इतना मजबूत बनाओ कि माता पिता को इतनी एश्योरिटी होनी चाहिए कि मेरी बेटी घर के बाहर जा रही है, वो कभी टुकड़े टुकड़े होके नहीं आएगी, वो टुकड़े टुकड़े करके आएगी। आप देखो महिलाएं जब कमजोर होती है ना समाज में, तो न्याय व्यवस्था भी कमजोर होती है, न्यायपालिका भी कमजोर होती है। आपको मैं रिसेंट 2 केस कहती हूँ। पहला अजमेर रेप केस स्कैंडल 1992, कितनों को पता है? हाथ ऊंचे करके बताओ। उसका जजमेंट आया, पता ही नहीं लोगों को, 32 वर्ष हो गए। 1992 में 250 से अधिक लड़कियों के, और सारी की सारी हिंदू बच्चियां जिनकी एज कितनी थी, 12-13 वर्ष से लेके
25 वर्ष तक की बच्चियों के, एक ही कॉलेज की बच्चियों के और उनके परिवार की भाभियों के रेप हुए, वीडियो और फोटो बनाए गए, ब्लैकमेल किया। और किसने किया? अजमेर शरीफ दरगाह के चिश्ती खादिमों ने किया। बहुत रसूखदार परिवार, पूरा पॉलिटिकल बैकअप, बहुत बड़ा सपोर्ट, बहुत सब जगह से वो पहुंचे हुए, हर तरह से मजबूत लोग। उस कॉलेज में कब पता चला कि ऐसा हो रहा है? जब एक ही कॉलेज की 8-9 लड़कियों ने एक के बाद एक सुसाइड किया, तो पता चला एक ही कॉलेज की लड़कियां सुसाइड कर रही है। तो एक जर्नलिस्ट था जिसने इसकी पूरी ये जो पूरा स्कैंडल था उसको एक्सपोज किया। वो जर्नलिस्ट अंदर तक गया और उसने देखा कि कैसे स्टार्ट हुआ। एक लड़का उस कॉलेज की एक लड़की से दोस्ती करता है, फिर उस लड़की का वीडियो, कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन का फोटो वीडियो लेता है, उसको ब्लैकमेल करता है, उसको कहता है अब तो तेरी दूसरी फ्रेंड को लेके आ। फिर वो अपनी दूसरी फ्रेंड को लेके गई, उसको बोला बर्थडे पार्टी है, इस फार्म हाउस पे चल। उस फार्म हाउस पे गए, वहां पर उसके साथ सेम हुआ, रेप हुआ, गैंग रेप हुआ, उसके फोटो वीडियो बनाए, फिर उसको धमकाया कि अब 1992 में तो आपको पता है कि फोटो वीडियो वायरल हो जाए तो कितनी बड़ी बात होती थी। और शॉकिंग बात यह है कि वो सारी बच्चे अच्छे परिवारों से की थी, आईएएस, आईपीएस और आर्मी ऑफिसर की बेटियां थी वो सारी की सारी बेटियां। वो उसमें जिन बेटियों के घर पे भाभियां आ चुकी है, मतलब जिनके भाइयों के विवाह हो चुके, तो ये था कि तेरी भाभी को भी लेके आ। ऐसे करके 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 ये सिलसिला चलता रहा। 250 हिंदू लड़कियों के रेप हुए, 8 से 9 लड़कियों ने सुसाइड किया। और 32 वर्ष बाद, अभी 2 महीने पहले, राजस्थान कोर्ट क्या जजमेंट देती है? आजीवन उम्र कैद। क्यों उम्र कैद दी? 9 लड़कियां हमारी मर गई, 250 से अधिक लड़कियों के रेप हो गए, ओपन एंड शट केस था। उनको, उन बलात्कारियों को फांसी के तख्ते पर क्यों नहीं चढ़ाया? क्योंकि महिला समाज कमजोर हो गया, अपने लिए आवाज ही नहीं उठा रहा है, संघर्ष करना ही नहीं है। पहले रानी पद्मिनी 16,000 रानियों के साथ हवन कुंड में इसलिए कूद जाती है कि कोई खिलजी विलजी आकर उसको छू ना पाए। और वहीं आज ये बाबर, औरंगजेब और खिलजी की औलादें हमारी बहन बेटियों की इज्जतों को तार तार कर रहे हैं। और समाज मुक्त दर्शक बनकर बैठा है, अधर्म होते हुए देख रहा है, भीष्म पितामह और कर्ण की तरह अधर्म होते हुए देख रहा है। तब तो न जाकर कृष्ण ने कहा था, क्यों मारा था उनको? कृष्ण भगवान ने कहा था कि भीष्म पितामह तो बहुत अच्छे थे। लोगों ने पूछा कृष्ण भगवान को, भीष्म पितामह अच्छे थे, आपने उनको क्यों मारा? उसने अधर्म होते हुए देखा था। और कृष्ण भगवान ने कहा कि अधर्म पर मौन रहकर जो मात्र निहारे जाते हैं, द्रोण हो, भीष्म हो, कर्ण हो, सब मारे जाते हैं, सब मारे जाएंगे। अगर हम हमारे सामने किसी बहन बेटी की इज्जत को तार तार होते हुए देख रहे हैं, हम मुक्त दर्शक बन के बैठे हैं, तो हम भी अधर्मी हैं। समाज में से उठना पड़ेगा, इसके लिए बोलना पड़ेगा। उड़ीसा हाईकोर्ट ने जून महीने में एक जजमेंट पारित किया। 2 जज, एक पटनायक और एक साहू, दोनों जज के नाम ले रही हूं। 2 लड़के थे जिन्होंने एक 6 साल की बच्ची का रेप किया, अकील और आशिफ नाम था। 37 और 38 वर्ष के ये दोनों लड़के। 2014 में 6 वर्ष की बच्ची की रेप हो जाती है और हत्या हो जाती है। उसमें जो पॉस्को कोर्ट है वो 2014 के केस का जजमेंट कब देती है? 2022 में। क्या जजमेंट देती है कि अकील और आरिफ जो दोनों हैं, उन दोनों को फांसी की सजा होगी। हो गया खत्म, फैसला अच्छा आया, बहुत अच्छी बात। उसके बाद ये आरोपी पहुंचे उड़ीसा हाईकोर्ट, और उड़ीसा हाईकोर्ट ने 2024 अभी जून महीने में क्या जजमेंट पास किया? मैं बोल रही हूँ, आपको सुना रही हूँ। महिला समाज को सुनना, आप कमजोर बन चुकी हो ना, इसलिए जजमेंट भी न्यायपालिका में न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठकर न्यायाधीश ऐसे जजमेंट दे रहे हैं क्योंकि महिला कमजोर है। हमारी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी, हमारे लिए खुद लड़ना पड़ेगा, हमारी इज्जत तार तार हो रही है, खुद बोलना पड़ेगा। तब जज क्या कहता है कि वो जो अकील 37 साल का है उसको बाइज्जत बरी कर देता है, उसको बरी कर देता है ये कह के कि एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर, मतलब हर पापी का भविष्य तो होता है ना, और उसको हाईकोर्ट का जज बरी करता है। तो क्या मेरी वो 6 साल की बच्ची का भविष्य नहीं था जिसकी इसने रेप और हत्या कर दी? वो बच्ची भी तो डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर बनती थी ना, उसका नहीं था भविष्य? ये कह के उसको बरी कर दिया। अब जो दूसरा आरोपी था उसका सुनो, ये जज कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। और हाईकोर्ट के जज जब ऐसा फैसला देते हैं तो ये निचली अदालतों के जज क्या सीखेंगे? हम तो यही कहते हैं ना कि जो बड़ा करता है उसको देखकर ही तो छोटा सीखता है। उस जज ने क्या फैसला दिया, मैं कोट कर रही हूं, और एग्जैक्टली उसके जो कमेंट थे वो आपको बता रही हूं। जज ने अकील को छोड़ दिया और आशिफ के लिए कहा
जिसको फांसी की सजा हो रही थी, उसको कहा, उसका लिटरली बायोडेटा बनाया अपन, वो marriage.com शादी.com पे बायोडेटा नहीं भेजते लड़कों के विवाह प्रस्ताव के लिए, ऐसा लग रहा था जज उस कुर्सी पे बैठ के वो उसका विवाह प्रस्ताव बना रहा है, उसके लिए अच्छा बायोडेटा बना रहा है कि बड़ा होनहार लड़का है, आओ इससे शादी करो। जज ने उसमें बायोडेटा उसका लिटरली बनाया। जज ने कहा आशिफ बहुत अच्छा लड़का है, आशिफ के पिता बचपन में गुजर चुके थे, आशिफ ने 12वीं तक अपनी पढ़ाई करी पर उसकी विधवा माँ थी और 2 बहनों की जिम्मेदारी थी, इसलिए आशिफ ने मुंबई में जाके कलर काम करना शुरू किया। उसकी माता भी बीमार रहती है। आशिफ अपने पढ़ाई के टाइम पे बहुत अच्छा क्रिकेटर भी था और हाँ, वो फुटबॉल भी बहुत अच्छा खेलता था। आशिफ ने जेल के अंदर रहकर अपने आप को अल्लाह को समर्पित कर दिया है, ये जज बोल रहा है। जज आगे बोलता है कि आशिफ अंदर 5 टाइम की नमाज पढ़ रहा है और उसने अल्लाह के सामने अपने गुनाह स्वीकार कर दिए और खुद को सरेंडर कर दिया है और उसने अपने गुनाह मान लिए हैं। आशिफ बहुत ही होनहार है, उसके पीछे भविष्य है, उसकी 2 बहनों की शादी भी बाकी है। इसलिए मैं आशिफ को जो फांसी की सजा दी थी, उसके फांसी की सजा को हटाकर मैं अब उसको आजीवन उम्र कैद की सजा दे रहा हूं, क्योंकि आसिफ ने भी स्वीकार किया है। जब मैंने आशिफ को पूछा कि तेरी फांसी को मैं उम्र कैद में बदल दूं तो बोल तुझे चलेगा, तो आसिफ ने भी स्वीकार किया कि हाँ मुझे चलेगा। इसलिए अब मैं आसिफ की भी फांसी की सजा हटाकर उसको आजीवन उम्र कैद में परिवर्तित कर रहा हूं। ये जज बोला है, अपने मन से नहीं बोल रही हूं, ये उसके ऑर्डर में है। जज ने अपने ऑर्डर में ये लिखा है। मतलब आप एक लड़के को इसलिए छोड़ रहे हो क्योंकि उसने अल्लाह के सामने खुद को समर्पित कर दिया, आप उसको इसलिए छोड़ रहे हो क्योंकि वो 5 टाइम की नमाज कर रहा है, आप उसको इसलिए छोड़ रहे हो क्योंकि उसकी 2 बहनें हैं और उसकी विधवा माता है, आप उसको इसलिए छोड़ रहे हो क्योंकि उनका जिम्मेदारी इस पर है, आप उसको इसलिए छोड़ रहे हो क्योंकि वो एक अच्छा क्रिकेटर और एक अच्छा फुटबॉलर है, आप उसको इसलिए छोड़ रहे हो क्योंकि उसके पिता की डेथ हो गई। अब जज जब ऐसे जजमेंट पास करता है तो ये समाज की क्या विचारधारा रहेगी? रेप को इतना नॉर्मल बना दिया कि कोई भी रेपिस्ट, छोटी छोटी बच्चियों के रेप हो रहे, 2 साल की, 5 साल की, 6 साल की, गुजरात में भी हो रहे, हम देख रहे हैं ना। सिक्योर है क्या बच्चियां? और वो रेपिस्ट को पता है कि मैं छूट जाऊंगा क्योंकि ऐसे जज बैठे हैं ना मुझे छोड़ने के लिए। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समाज में महिला समाज कमजोर हो चुका है, इसलिए जज भी बैठकर ऐसा देते हैं। उसी समय उड़ीसा की नारी शक्ति वहीं जाके आंदोलन करती थी तो क्या हिम्मत होती थी? उसी वक्त राजस्थान की नारी शक्ति जाकर अजमेर शरीफ पर जो केस आया, जो उनको सजा हुई, उस पर जाकर विरोध करती थी तो क्या ये होता था? नहीं होता था। तभी तो ना जज बलात्कारियों को ये कह के छोड़ देता है कि एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। हमारी बेटे क्या कोई फ्यूचर नहीं है? हमारी क्या सिक्योरिटी है जब ऐसे रेपिस्ट को आप छोड़ दोगे? अपनी पहचान छुपा के हमारी बेटियों से प्रेम का नाटक करता है और फिर हमारी बेटियों को सूटकेस में भर के भेज रहा है। तो समाज में जिम्मेदारी किसकी है? हम सबकी है। हमारे में, अब हम ये सब देखते हैं, हमारे में योद्धा नारियां थी, हमारे में विधवा नारियों ने सारे युद्ध करे। आप रानी चिन्नम्मा, रानी अब्बका, रानी दुर्गावती, रानी कमलापति, रानी लक्ष्मीबाई, रानी नायका देवी, रानी रूपा, इन सब के इतिहास पढ़ो। ये सारी की सारी विधवा रानियां थी। समाज में मैसेज फैला दिया, विधवा यानी कमजोर। हम उसको कमजोर होने के दृष्टिकोण से उन विधवा महिलाओं को देखते हैं। आप हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी को इतिहास पढ़िए, वो भी विधवा नारी है। कितनी सशक्त है वो नारी। मैं उनका इंटरव्यू सुन रही थी, क्या सहन नहीं किया उस नारी ने, मगर संघर्ष करती रही और वो आज हमारे देश की राष्ट्रपति है। हमारे मन से ये विचारधारा कब निकल गई और हम कब कमजोर हो गए कि हमने महिला को कमजोर बना दिया। और ये समाज ये कहता है कोई डरपोक को कि डर लग रहा है तो ले चूड़ियां भिजवा देता हूं, चूड़ियां पहन लेना। अरे चूड़ियां तो शक्ति की निशानी थी, मगर महिला खुद रोती रहती है, हमें कोई मदद करने नहीं आया, हमें कोई हेल्प करने नहीं आया, हम अकेली क्या ही कर देती, हम तो महिला थी। और ये कह के हम अपनी जिम्मेदारियों से बच के निकल रहे हैं। मैं राग और अलाप गाने आपके सामने नहीं आई हूं। इस व्यवस्था को हमें बदलना होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है कि वीरता के व्रत से विभूषित है वतन, विपत्ति विनाश और विलाप नहीं गाऊंगी। नीर नहनों में नहीं, ज्वार अखियों में होगा, क्लेशकारी कष्ट की कथाएं नहीं गाऊंगी। प्रेम अनुराग सद्भावना की बात होगी, प्रज्ञा से विहीन में प्रथाएं नहीं गाऊंगी। और जीजाबाई पन्नाधाई पद्मनी की वंशजाऊ, जीजाबाई पन्नाधाई पद्मनी की वंशजाऊ, लड़के मरूंगी पर प्रथाएं नहीं गाऊंगी। तो
ये समाज को हमें बदलना है। गलत दिशा में जा रहा है, वो महिलाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समाज को दशा और दिशा हमें देनी है। वेदों ने जितना सशक्त महिलाओं को बताया है, बॉलीवुड ने उतना ही कमजोर महिलाओं को बता दिया है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा हमारा बच्चा किस संगत में है, किसके साथ उठता बैठता है, क्या वो कोई नशा तो नहीं कर रहा है। ये सारा कल्चर, सारा संस्कार महिलाओं को देना पड़ेगा। परिवार में बैठकर इस पर बात करनी पड़ेगी, इस पर चर्चा करना पड़ेगा। और बेटियों को तलवार थमाओ, कि बेटी को तलवार थमाओ, बेटी लड़ भी जाएगी और बेटी यदि बच पाएगी तो बेटी पढ़ भी जाएगी। बच रही है हमारी बेटियां। तो अंत में कविता की ये पंक्ति आपको समर्पित कर कर अपनी वाणी को विराम दूंगी कि हे भारत की नारी जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूं। हे भारत की बेटी जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूं। और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आई हूं। खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबड़ा, रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा, नरमुंडों की माला वाला जागे कपाली कैलाशी, और रन की चंडी घर घर नाचे, मौत कहे प्यासी प्यासी, अरे झोली लेकर मांग रही हूं, झोली लेकर मांग रही हूं। कोई शीश का दान दे दो, भारत का भैरव भूखा है, कोई प्राण का दान दे दो, और मैं घर घर इनकलाब की आग जलाने आई हूं। हे भारत की बेटी जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूं। हे भारत की नारी जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूं। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और एक बात, अभी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, काटना हो तो आप काट भी सकते हो इसको, क्योंकि ये विवादित है। देखो, आप हमें जितना चाहे उतना विवादित बोल दो, आप हमारा जो भी स्वरूप समाज में दिखाना चाहते हैं दिखा दो। आप ना तो मुझे रोक सकते हो, ना मुझे झुका सकते हो, ना ही मुझे डरा सकते हो। जो भी विधर्मी लोग, या जो भी मेरे से नफरत करने वाले, या वो लोग जो मेरी आइडियोलॉजी से मैच नहीं हो रहे, या वो लोग जिनको लगता है कि ये हमारे लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्मांतरण के एजेंडा के बीच में आ रही है, इसलिए षड्यंत्र पूर्वक इसको रोकने के लिए, देखो हमें रोकने के लिए लिटरली षड्यंत्र करने पड़ते हैं, तो षड्यंत्र पूर्वक जो ये काम कर रहे हैं उनको मैं कह देती हूं कि आप मेरे से मेरा सब कुछ छीन लो, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा रुतबा, मेरी शोहरत, मेरी इज्जत, मेरा पावर, मेरा पोजीशन, सब कुछ आप ले लोगे, फिर भी मुझे परवाह नहीं है। इस मातृभूमि के लिए, इस देश के लिए, इस धर्म के लिए और हमारी बेटियों के लिए मैं लड़के मर जाऊंगी, पर तुम दुष्टों के आगे नहीं झुकूंगी। अब तुम मुझे गुजरात की विवादित महिला बता दो, या विलन बता दो, या ये कह दो कि ये गुजरात की शांति भंग कर रही है, पर मैं इनको कह दूं उसी गुजरात की नायिका देवी की मैं संतान हूं, और तुम्हारी हालत तो मैं खराब करके ही रहूंगी। जय जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।